Welcome to my channel Tech Path Science. चोल वंश प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा दक्षिण भारत पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनका राज एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक फैला 3 कालखंडों में विभाजित है, प्रारंभिक, मध्यकालीन और बाद का। शुरुआती चोल हालांकि समय की धुंध में डूबे हुए एक शानदार भविष्य की नींव रखी। शुरुआती चोल मुख्य रूप से कावेरी डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र में शासन करते थे। उनकी उत्पत्ति का पता संगम साहित्य से लगाया जा सकता है, जिसमें करिकालन जैसे महान राजाओं का उल्लेख है। करिकालन एक भयंकर योद्धा को विशाल क्षेत्रों को जीतने और ग्रैंड एनिकट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसने बड़े पैमाने पर भूमि की सिंचाई की। इस युग के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक कोक्केगणन थे। माना जाता है कि उन्होंने चोल नौसैनिक शक्ति की नींव रखी थी, एक ऐसी शक्ति जो बाद की शताब्दियों में समुद्र पर हावी होगी। इन शुरुआती शासकों ने अपनी वीरता और प्रशासनिक कौशल के माध्यम से चोलों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। उनके प्रयासों ने विजयालय वंश के तहत राजवंश के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में विजयालय के तहत चोल भाग्य का पुनरुद्धार देखा गया। एक चतुर रणनीतिकार विजयालय ने पल्लवों की कमजोरी का फायदा उठाया और तंजावुर शहर पर कब्जा कर लिया, जो पुनरुत्थान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गया। इस जीत ने मध्यकालीन चोल काल की शुरुआत की, जो दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने उनकी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। उनके बेटे आदित्य प्रथम ने पल्लवों को निर्णायक रूप से हराया, इस क्षेत्र में उनके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। उन्होंने चोल साम्राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार किया, उनके भविष्य के समुद्री प्रभुत्व की नींव रखी। अगले महत्वपूर्ण शासक परांतक प्रथम ने पांड्यों को अपने अधीन करके और उत्तर में राष्ट्रकूटों को चुनौती देकर साम्राज्य को और मजबूत किया। हालांकि परांतक के शासनकाल के अंत में चोलों को असफलताओं का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूटों ने एक बड़ी हार दी, जिससे चोल विस्तार कुछ समय के लिए रुक गया। इस काल में शक्तिशाली सामंतों का उदय भी हुआ, जिसने केंद्रीय सत्ता के समक्ष चुनौतियां पेश की। इन असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक मध्यकालीन चोलों द्वारा रखी गई नींव, विशेष रूप से उनके प्रशासनिक और सैन्य सुधार, महान राजा राज प्रथम के तहत साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजा राज प्रथम के शासनकाल ने चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। एक दूरदर्शी नेता और एक सैन्य प्रतिभा, उन्होंने विजय की एक श्रृंखला शुरू की। चोल साम्राज्य का अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक विस्तार किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों, दक्षिण में पांड्यों और पश्चिम में चेराओं को हराया। भारत के दक्षिणी सिरे पर चोल नियंत्रण को मजबूत किया। राजा राज की सबसे स्थायी विरासत तंजावुर में शानदार बृहदीश्वर मंदिर है। यह स्थापत्य, चमत्कार, चोल कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा, दक्षिण पूर्व एशिया में एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र के अधीन चोल हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते हुए एक दुर्जेय नौसैनिक शक्ति बन गए। इस काल में कला, वास्तुकला और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखी गई। अपनी उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए जाने जाने वाले चोल कांस्य अभी भी दुनिया भर में प्रशंसा करते हैं। इसी काल में तमिल साहित्य का विकास अपने चरम पर पहुंचा। चोलों ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली भी लागू की। ग्राम सभाओं ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में सिंहासन पर बैठने वाले कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में और स्थिरता और समृद्धि आई। अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले कुलोतुंग प्रथम ने साम्राज्य के संसाधनों को मजबूत किया और केंद्र सरकार को मजबूत किया। उनके शासनकाल में चोल शक्ति और प्रभाव के उच्च बिंदु को चिह्नित किया, हालांकि इसने क्रमिक पतन की शुरुआत भी देखी। 12वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में चोल साम्राज्य का क्रमिक पतन देखा गया। आंतरिक कलह, दक्षिण में पांड्यों के पुनरुत्थान के साथ सत्ता पर चोलों की पकड़ कमजोर कर दी। कुलोतुंग प्रथम के उत्तराधिकारियों को कई विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जिन्हें रोकने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 13वीं शताब्दी ईस्वी तक
चोलों ने अपने अधिकांश क्षेत्र को पुनरुत्थान पांड्यों और होयसलों से खो दिया था। अंतिम झटका पांड्य राजा जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम से आया, जिन्होंने अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को हराया। कभी शक्तिशाली चोल साम्राज्य का अंततः अंत हो गया, जिसने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक युग का अंत किया। अपने अंतिम पतन के बावजूद चोलों ने एक अमिट विरासत छोड़ी। कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन में उनके योगदान ने दक्षिण भारत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। चोलों की समुद्री शक्ति और उनका सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया। चोल साम्राज्य उन ऊंचाइयों का प्रमाण है जो भारतीय सभ्यता ने मध्ययुगीन काल में हासिल की थी। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, भव्यता और भारतीय इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक स्थायी योगदान की है। चोल एम्पायर आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कमाल का था। इतना एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की वजह से ही उनका एम्पायर इतने लंबे समय तक चला और इतना प्रॉस्पर हुआ। चोल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका ब्यूरोक्रेसी। पूरा एम्पायर कई प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिन्हें मंडलम कहते थे। हर मंडलम का हेड एक वाइसराय होता था, जिसे राजा अपॉइंट करता था। ये प्रोविंसेस फिर छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड थे, जिन्हें वलनाडु और नाडु कहते थे। इनको लोकल ऑफिसर्स मैनेज करते थे। चोल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे खास बात यह थी कि वो लोग लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत जोर देते थे। गांव, जिन्हें ऊर कहते थे, वो खुद अपने हिसाब से चलते थे। उनकी अपनी काउंसिल होती थी, जिसे सभा या महासभा कहते थे। ये काउंसिल्स लोकल रिसोर्सेज मैनेज करती थीं, झगड़े सुलझाती थीं और वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती थीं। मतलब गवर्नेंस सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर भी चलता था। लोगों की जरूरतें और उनकी बातें भी सुनी जाती थीं। चोल राजा लोग बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड्स रखते थे। इससे टैक्स कलेक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता था। रेगुलरली लैंड सर्वे होते थे, जिससे पता चलता था कि खेती कैसी चल रही है और कितना टैक्स लगाना है। इस सिस्टम से रेवेन्यू हमेशा आता रहता था और फिर ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेम्पल्स और पब्लिक वर्क्स में लगाया जाता था। चोल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड और कॉमर्स को भी बहुत बढ़ावा देता था। नागपट्टिनम और पूमपुहार जैसे पोर्ट्स उनके राज में बहुत फले फूले। ये जगह सी ट्रेड के लिए बहुत बड़े सेंटर बन गए। ट्रेडर्स की सुरक्षा और अच्छे पानी के रास्ते भी सरकार की तरफ से मिलते थे। कुल मिलाकर चोल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन उनकी दूरदर्शिता और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का सबूत है। उनका गवर्नेंस मॉडल न सिर्फ सदियों तक उनके एम्पायर को चलाता रहा, बल्कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स बना गया। इंडियन हिस्ट्री में चोल का इफेक्टिव गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चोला एम्पायर वो सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की चतुराई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आर्किटेक्चरल कमाल के लिए भी जाने जाते हैं। इनमें से भव्य मंदिर उनकी प्रतिभा और कलात्मक दृष्टि के कालातीत स्मारक हैं। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरुवुदैयार कोविल भी कहते हैं, चोला वास्तुकला की भव्यता और परिष्कार का एक प्रमुख उदाहरण है। तंजावुर, तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसका विशाल विमान यानी मंदिर का टॉवर 216 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता है। यह वास्तुशिल्प का अजूबा ग्रेनाइट से बना है, एक ऐसी सामग्री जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि चोलों ने अपनी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की। मंदिर का विशाल केंद्रीय गुंबद, जिसका वजन लगभग 80 टन है, इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। चोलों ने एक अनोखी रैंप प्रणाली का इस्तेमाल किया, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिससे बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। इस इनोवेशन ने न केवल उनके तकनीकी कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि संसाधनों और श्रम को प्रभावी ढंग से जुटाने की उनकी क्षमता को भी दिखाया। मंदिर के अंदर दीवारों पर जटिल नक्काशी और भित्तिचित्र हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन और शाही दरबार के दृश्यों को दर्शाते हैं। इन कलाकृतियों की सटीकता और विवरण उच्च स्तर की शिल्प कौशल और चोल काल के दौरान उपलब्ध उन्नत उपकरणों और तकनीकों को दर्शाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली, इसके संतुलित अनुपात, अक्षीय संरेखण और विशाल गोपुरमों यानी प्रवेश द्वार टावरों के उपयोग की विशेषता है। ये तत्व
दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की परिभाषित विशेषताएं बन गए और बाद के राजवंशों और क्षेत्रों को प्रभावित किया। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर तो बस एक उदाहरण है। चोलों ने कई अन्य मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और नवाचार थे। दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर अन्य उल्लेखनीय उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक चोल स्थापत्य विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। उन्होंने चोल साम्राज्य के सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, त्योहारों, शैक्षिक गतिविधियों की मेजबानी की और यहाँ तक कि प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी काम किया। चोल वास्तुकला की विरासत आज भी बनी हुई है। इन मंदिरों में दुनिया भर के विद्वान, पर्यटक और भक्त आते रहते हैं। वे चोलों की दृष्टि, रचनात्मकता और भारतीय वास्तुकला पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण हैं। जैसे ही हम इन भव्य संरचनाओं को देखते हैं, हमें कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में चोल साम्राज्य के योगदान के लिए गहरा प्रशंसा मिलता है। उनके मंदिर केवल पत्थर की बनावट नहीं, बल्कि जीवित स्मारक हैं जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और नवाचार के संगम का जश्न मनाते हैं। चोलों के आर्किटेक्चर का कमाल तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उनकी एक और खासियत थी, उनका मैरिटाइम प्रोवेस और ट्रेड नेटवर्क। चोल सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, बल्कि सीफेयरर्स और ट्रेडर्स भी थे। राजेंद्र चोल के टाइम में चोल एम्पायर अपने पीक पे था। उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। चोलों ने एक पावरफुल नेवी बनाई, जिसका इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी तक दबदबा था। उनकी नेवल एक्सपीडिशंस मिलिट्री और कमर्शियल दोनों थीं, जिनका मकसद ट्रेड रूट्स सिक्योर करना और पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना था। एक इंपॉर्टेंट नेवल एक्सपीडिशन थी साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजय एम्पायर की कॉन्क्वेस्ट। इससे न सिर्फ चोलों की मिलिट्री पावर दिखी, बल्कि इंपॉर्टेंट मैरिटाइम ट्रेड रूट्स भी सिक्योर हुए, जिससे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच गुड्स, कल्चर और आइडियाज का एक्सचेंज हुआ। इन रूट्स पे कंट्रोल होने से चोलों ने स्पाइस ट्रेड पे अपना दबदबा बना लिया, जो उस टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबल था। ट्रेड चोल इकोनॉमी की लाइफलाइन थी। उन्होंने नागापाटिनाम, कावेरीपाटिनाम और पूंपुहार जैसे बस्लिंग पोर्ट्स बनाए, जो ट्रेड के सेंटर्स बन गए। ये पोर्ट्स इंडियन ओशन के दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब से कनेक्ट थे, जिससे गुड्स का एक्सचेंज होता था। चोल स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स और हॉर्सेस का ट्रेड करते थे, जिनकी साउथ इंडिया में बहुत डिमांड थी। इन ट्रेड नेटवर्क्स का इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। ट्रेड से जो वेल्थ जनरेट होती थी, उससे चोल अपने ग्रैंड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे, आर्ट्स एंड कल्चर को सपोर्ट करते थे और पावरफुल मिलिट्री मेंटेन करते थे। इससे अर्बन सेंटर्स भी डेवलप हुए, जहां मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और स्कॉलर्स रहते थे, जिससे रीजन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा चोलों ने इंडियन कल्चर, रिलीजन और आर्ट को साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स इस कल्चरल डिफ्यूजन का प्रूफ है। इस कल्चरल एक्सचेंज से इंडियन सबकॉन्टिनेंट और दूसरे रीजन्स दोनों रिच हुए और एक लेगेसी बनी जो आज तक है। कंक्लूजन में, चोल एम्पायर का मैरिटाइम प्रोवेस और ट्रेड नेटवर्क्स उनकी सक्सेस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। उन्होंने चोलों को एक फॉर्मिडेबल नेवल पावर बनाया और एक थ्राइविंग इकोनॉमी क्रिएट की, जिसने उनके एम्बिशंस को सपोर्ट किया। मैरिटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में चोलों की लेगेसी आज भी हिस्टोरियंस और एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर करती है। चोल एम्पायर के इस एक्सप्लोरेशन के एंड में उनके अचीवमेंट्स के लिए हमारे मन में डीप अप्रिशिएशन है। आर्किटेक्चरल मार्वल से लेकर मैरिटाइम डोमिनेंस तक चोलों ने हिस्ट्री पे एक मार्क छोड़ा है, जो उनके विजन, इंजीनियरिटी और इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और एक्सप्लोर करते रहें। चोलों का नाम सुनते ही सबसे पहले उनके नेवी और मंदिर याद आते हैं, लेकिन उनकी आर्ट और कल्चर भी कमाल की थी। चोल एम्पायर एक तरह से कल्चर का भंडार था। लिटरेचर, स्कल्पचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। लिटरेचर की बात करें तो चोल राजा तमिल पोएट्री और प्रोज के बड़े फैन थे। तिरुक्कुरल जैसे सेक्रेड तमिल टेक्स्ट इसी पीरियड में कंपाइल हुए, जो आज भी तमिल लिटरेचर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चोलों ने तमिल के अलावा संस्कृत और प्राकृत में भी कई बुक्स लिखवाई, जिससे लिटरेचर और भी रिच बना। स्कल्पचर में भी चोलों का कोई जवाब नहीं था।
उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, खासकर नटराज की मूर्ति जो कॉस्मिक डांसर शिवा को दिखाती है, इंडियन आर्ट का मास्टरपीस है। इन स्कल्पचर्स की डिटेलिंग, डायनामिक फॉर्म और स्पिरिचुअल डेप्थ देखने लायक है। ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मंदिरों की शोभा तो बढ़ाते ही थे, साथ ही रिलीजियस रिचुअल्स में भी यूज होते थे। डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करते हुए परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी चोलों ने खूब बढ़ावा दिया। भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस फॉर्म इसी दौरान काफी डेवलप हुआ। चोलों ने मंदिरों में कई डांस हॉल्स बनवाए और इस आर्ट फॉर्म को प्रमोट किया, जिससे ये आज तक जिंदा है। म्यूजिक भी खूब फ्लरिश्ड हुआ और उस समय की कॉम्पोजिशंस आज भी कर्नाटिक म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में सुनी जाती है। चोलों का कल्चरल लेगेसी उनके बाद भी जिंदा रहा और दूर दूर तक फैला। उनके बनाए टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थे, बल्कि कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर्स भी थे। डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा परफॉर्मेंसेस टेम्पल फेस्टिवल्स का हिस्सा होते थे, जिससे एक वाइब्रेंट कल्चरल एटमॉस्फेयर बनता था। साउथ ईस्ट एशियन कल्चर पर चोलों का इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स में साफ दिखता है। इन कल्चरल एक्सचेंजेस से इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को फायदा हुआ और एक शेयर्ड हेरिटेज बना जो आज तक चल रहा है। कंक्लूजन में, चोल एम्पायर का कल्चरल कंट्रीब्यूशन उनकी विजन और क्रिएटिविटी को दिखाता है। लिटरेचर और स्कल्पचर से लेकर परफॉर्मिंग आर्ट्स तक उनकी लेगेसी एक रिच टैपेस्ट्री की तरह है जो आज भी इंस्पायर करती है। चोलों के अचीवमेंट्स को देखकर हमें आर्ट और कल्चर पर उनके डीप इम्पैक्ट की और भी ज्यादा कदर होती है। चोला एम्पायर के एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और एक्सप्लोर करते रहें। चलो चोला एम्पायर के हिस्ट्री में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से चोला एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और आखिर में उनका पतन हो गया। चोला डायनेस्टी, जो कभी पावर और कल्चर का एक बहुत बड़ा सिंबल थी, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के, जिसने उनके डाउनफॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अंदरूनी तौर पे चोला एम्पायर को सक्सेशन क्राइसिस और इंटरनल स्ट्राइफ का सामना करना पड़ा। जब भी कोई स्ट्रांग रूलर मरता था तो रॉयल फैमिली में पावर के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती थी, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो जाती थी। इस स्ट्रांग लीडरशिप की कमी ने बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट की और एम्पायर को बाहरी खतरों के लिए वल्नरेबल बना दिया। इसके अलावा एम्पायर इतना बड़ा था कि उसे अच्छे से गवर्न करना बहुत मुश्किल था, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और रीजनल डिसेंट पैदा हुए। बाहरी तौर पे चोला एम्पायर को अपने राइवल किंगडम्स से बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ा। खास तौर पे पांड्या और होयसल, ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे जो हमेशा चोला डोमिनेंस को चैलेंज करते रहते थे। लगातार होने वाले इन्वेजन और वॉर्स ने एम्पायर के रिसोर्सेज को खत्म कर दिया और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया। नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत का उदय भी एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो साउथ की तरफ फैल रही थी, जिससे रीजन और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स ने भी चोला एम्पायर के डिक्लाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मिलिट्री कैंपेन और बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे आम लोगों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। समय के साथ इससे इकोनॉमिक स्ट्रेन और पब्लिक में बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट पैदा हुआ। इसके अलावा ट्रेड रूट्स में बदलाव और मैरीटाइम ट्रेड के डिक्लाइन ने भी एम्पायर की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस कम हो गया। रिलीजियस और कल्चरल शिफ्ट्स ने भी चोला एम्पायर के डिक्लाइन में अपना योगदान दिया। नए रिलीजियस मूवमेंट्स का उदय और रीजनल कल्चर्स का बढ़ता हुआ प्रभाव एक फ्रैगमेंटेड कल्चरल लैंडस्केप बना। इस फ्रैगमेंटेशन ने उस यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी को कमजोर कर दिया जो कभी चोला एम्पायर की पहचान हुआ करती थी। गैप 2S कुल मिलाकर चोला एम्पायर का डिक्लाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रभावित था। सक्सेशन क्राइसिस, इंटरनल स्ट्राइफ, एक्सटर्नल इन्वेजन, इकोनॉमिक चैलेंजेस और कल्चरल शिफ्ट्स, इन सब ने इस महान एम्पायर के पतन में अपना रोल प्ले किया। अपने डिक्लाइन के बावजूद चोला एम्पायर की लेगेसी आज भी साउथ इंडिया और उसके बाहर के कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करती है। चोला एम्पायर के इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक उत्सुक रहें और एक्सप्लोर करते रहें। चोल साम्राज्य के डिक्लाइन और फॉल के बारे में सोचते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनके लेगेसी को याद रखें, जो आज भी मॉडर्न इंडिया में दिखता है। उनके डाउनफॉल के बाद भी
चोलास ने डिफरेंट फील्ड्स में ऐसे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं जिनको आज भी याद किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा लेगेसी है उनका आर्किटेक्चर, जो ग्रैंड टेम्पल्स उन्होंने बनाए, जैसे तंजावुर का बृहदीस्वरार टेम्पल, आज भी उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्टिस्टिक विजन का प्रूफ है। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स न सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बल्कि एक्टिव प्लेसेस ऑफ वर्शिप और कल्चरल हब्स भी हैं, जो टूरिस्ट्स और डिवोटीज को पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में चोलास बहुत एफिशिएंट और वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम लाए थे। उनका इनोवेटिव अप्रोच लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए विलेज असेंबलीज के थ्रू आज के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का इंडिया में फाउंडेशन बना। इस सिस्टम ने लोकल कम्युनिटीज को पावर दिया और इंश्योर किया कि गवर्नेंस इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी हो। ये प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया में इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स और कल्चर में भी चोलास का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिटरेचर, म्यूजिक, डांस और स्कल्पचर को सपोर्ट किया, जिससे एक रिच कल्चरल हेरिटेज बना जो आज भी कंटेम्पररी आर्टिस्ट को इंस्पायर करता है। क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम, जो चोलास के टाइम में फ्लरिश हुआ, आज भी इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड और वेल प्रिजर्व्ड आर्ट फॉर्म्स में से एक है। मैरीटाइम ट्रेड में चोलास ट्रेल ब्लेजर्स थे। उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स बनाए जो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया और उससे आगे कनेक्ट करते थे। मैरीटाइम प्रोविंस का ये लेगेसी आज भी मॉडर्न इंडिया में दिखता है, जहां नेवल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने और ट्रेड रूट्स एक्सपैंड करने पर फोकस है, जो चोलास के एक्सप्लोरेशन और कॉमर्स के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा चोला एम्पायर के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशंस का इंडियन स्पिरिचुअलिटी पर गहरा इम्पैक्ट रहा है। शैविज्म के प्रमोशन और लॉर्ड शिवा के ग्रैंड टेम्पल्स साउथ इंडिया के रिलीजियस लैंडस्केप पर अपना एक अलग निशान छोड़ गए हैं। ये टेम्पल्स आज भी स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ के सेंटर्स हैं, जहां पिलग्रिम्स और नॉलेज सीकर्स आते हैं। कंक्लूजन में चोला एम्पायर का लेगेसी आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स, ट्रेड और रिलीजन में अचीवमेंट्स का एक खूबसूरत टेपेस्ट्री है। उनका एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडिया के लिए प्राइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। परफॉर्मेंस टाइम जब इंडियन क्रिएटिविटी और कल्चरल रिचनेस का बीकन था, चोला एम्पायर की हिस्ट्री और लेगेसी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हैं। शेयर और सब्सक्राइब